नमस्कार, बड़ी खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। पहली खबर यह है कि यूपी एसटीएफ और बस्ती पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी की है। बस्ती के नगर थाने के फुटिया चौराहे के पास से पकड़े गए ड्रग तस्करों के पास से 16 किलो चरस बरामद हुआ है। इसकी करीब कीमत 5 करोड़ मार्केट में बताई जा रही है। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये लोग सोनीपत, पानीपत, करनाल, दिल्ली में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। ये पकड़े गए युवक केवल कैरियर का ही काम करते थे और इन्हें प्रति किलो 2000 रुपए मिलते थे। पूछताछ में पता चला है कि ड्रग्स के इस कारोबार नेटवर्क का मास्टरमाइंड नेपाल में बढ़कर सारा नेटवर्क चला रहा है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले करीब 3 महीने में 12 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके पास से 20 किलो मादक पदार्थ बरामद हुए। तमाम ऐसे एरिया जहां से अभी तक की गिरफ्तारी हुई है और ये जो नशे का नेटवर्क है, आप अंदाजा लगाइए कहां फैला। यूपी एसटीएफ और बस्ती पुलिस ने इसी बाबत इस नेटवर्क को क्रैक करने की कोशिश में 3 और ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी की है। बस्ती का मामला है, जहां के नगर थाने के फुटिया चौराहे के पास से पकड़े गए ये जो ड्रग तस्कर है, उनके पास से 16 किलो चरस बरामद हुआ है। नया साल होने को है और 31 दिसंबर और 1 तारीख में किस तरीके से नशे का कारोबार फैलाया जा रहा है इस बॉर्डर के जरिए, इसकी एक खबर अवनीश पूरी जानकारी देंगे। अवनीश, नया साल भी आने वाला है और ऐसे में जो बॉर्डर्स है वहां पर जो ये ड्रग्स की तस्करी है वो सबसे ज्यादा सक्रिय। राजधानी इस पर किस तरीके से नजर बनाई हुई है, कहां और छापेमारी हो सकती है? देखिए, भारत नेपाल सीमा का एक जो पूरा खुला इलाका है उसमें 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफी दृष्टि से सेंसिटिव है, चाहे नानबारा हो या बढ़नी हो या फिर सोनौली बॉर्डर हो। इन तीनों ही जगहों पर बड़े पैमाने पर ड्रग ट्रैफिकिंग का काम होता है। एक पूरा नेटवर्क है जो नेपाल से, बांग्लादेश से, इसके अलावा भूटान की सीमा से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ड्रग की ट्रैफिकिंग का कारोबार करता है। और समय समय पर जब भी इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं, कई तरह के खुलासे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमाम सारी सुरक्षा एजेंसियों, तमाम अथॉरिटीज के होने के बावजूद इस तरह का जो कारोबार है सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि जो तमाम सीमावर्ती राज्य हैं उनमें लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जैसे जैसे इनकी खपत बढ़ती जा रही है, भारत नेपाल सीमा का इलाका और भी सेंसिटिव होता चला जा रहा है। बिल्कुल, पूर्वांचल में किस तरीके से नशे का नेटवर्क है ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अवनीश, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आईजी लॉ एंड ऑर्डर को सुन लेते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और जो उनसे मादक पदार्थ बरामद हुआ है उसमें मुख्य रूप से चरस है जो रिफाइंड है, परिशोधित है, करीब 16 किलोग्राम के आसपास, और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य है वो करीब 5 करोड़ का है। इसमें जो गिरफ्तार हुए अभियुक्त उनके नाम बदरुद्दीन, अमरुद्दीन और मोहम्मद शाहिद, ये तीनों जो हैं जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उससे जो विवरण निकल कर आया है उसमें जो प्रमुख अभियुक्त इनमें से बदरुद्दीन है, उसने ये बताया है कि विगत 3 वर्षों से वो इस धंधे में लिप्त है और नेपाल के कृष्णानगर से, ये तो नाम उसको एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि किससे वो ये चरस लाया करता था, लेकिन संभवतः उसका जो उपनाम है वो यादव है। और इसकी सप्लाई जो है वो हरियाणा प्रांत के सोनीपत जनपद में है। उनके भी 2-3 नाम आए हैं, वो प्रेस नोट में उसके विवरण हमने डाले हुए हैं। उनको ये लोग किया करते थे और इस संबंध में थाना नगर जिला बस्ती में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो आगे की विधिक कार्रवाई है विवेचना वगैरह की, वह स्थानीय पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो नशे का ये कारोबार किस तरीके से बढ़ा है, इस पूरे मामले में अपने दर्शकों को बता दें। जो सीमावर्ती इलाके, खासतौर पर पूर्वांचल, नेपाल जो बॉर्डर है, जो बिहार से सटे बॉर्डर है, इवन जो पंजाब से सटे बॉर्डर है, वहां से जुड़ी ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। बस्ती से जी मीडिया संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, ये मामला है कब का, किन किन की गिरफ्तारी हुई है, इनका नेक्सस कितना बड़ा है? जी, अगर देखा जाए तो करीब 3 महीने में 12 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। नेपाल के सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जो जिला है, वहां से सप्लाई होती है और इनके आका जो है वो नेपाल में बैठकर ही पूरे नेटवर्क को संचालित करते हैं। बस ये जो तीनों ले जा रहे थे, ये केवल कैरियर का काम करते हैं, प्रति किलो उनको साझा मिलता था और ये जब यहाँ से सप्लाई करते उनको बस केवल ये जगह का लोकेशन दिया जाता है कि उनको वहां पहुंचाना है और ये ले जाकर के यहाँ से पूरा ले जाके वहाँ कैरियर के रूप में लेकर के दे देते थे। और जिस तरीके से ये 31 दिसंबर नजदीक आ रहा है और नशे
में जिस तरीके से युवा नशे के लत में आ रहा है, उसी तरह उसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। और दिल्ली के समीपवर्ती जिले जो बड़े जनपद है उनमें सप्लाई की जाए, वहां पर इसको तेजी से जो है वो कारोबार चलता है। जी धन्यवाद राघवेंद्र, अपडेट बस्ती से हमें देने के लिए। अवनीश के पास चलते हैं। अवनीश, आईजी लॉ एंड ऑर्डर को हमने सुना, लेकिन ये जो नेक्सस है वो बहुत बड़ा है और जो इनको सप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है पैसा आतंक में इस्तेमाल हो, युवाओं को गलत तरीके से इस पूरे नेटवर्क में पूरी तरीके से इन्वॉल्व करने के लिए हो। तो हमने आईजी लॉ एंड ऑर्डर की भी बाइट सुनी, वो प्रतिक्रिया हमने सुनी किस तरीके से राजधानी में इसको लेकर सक्रियता है। ताजा मामला हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये मैप के जरिए, हमारे पास जो मैप है ना पूर्वांचल में किस तरीके से नेटवर्क सक्रिय, आप भी बचिए, ये जो बड़ा नेक्सस है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो आतंक का पैसा है इस तरीके से ड्रग में इस्तेमाल हो, जो पैसा है उससे नशे को बढ़ावा मिले, युवा गलत दिशा में जाए और बड़े पैमाने पर जो सीमावर्ती इलाके वहां पर इसकी सप्लाई हो रही है। तो नशे के इस काले कारोबार का नेटवर्क यूपी नेपाल बॉर्डर के जिलों में फैला है। नशे का ये सामान नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत आता है। बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज नेपाल की सीमा से सटे जिले हैं जहां से नशे की इस खेप को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। खास बात यह है कि नशे की खेप पूरी तरीके से पैक होकर मिलती है, खोलने की भी इजाजत इसे नहीं होती। डिलीवरी करने वाले का काम नशे के सामान को सिर्फ अगले ठिकाने तक पहुंचाने भर का रहता है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रामारमण बीजेपी नेताओं के सवालों से ही परेशान हो गए। उन्होंने एसएसपी से एतराज जताया कि मीटिंग में मीडिया कैसे पहुंच गई, क्या यही पुलिस की सुरक्षा है? आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी का पूरा प्रतिनिधि मंडल घुसता है, रामारमण से तमाम सवालात पूछता है और नोएडा अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन हैं, इतने साल से दोनों सरकारों में वो चेयरमैन पद पर रहे, एक भी सवाल का वो जवाब नहीं दे पाते। जैसे तैसे वो कहते हैं कि भाई 5 जनवरी एक ऐसा समय है जब आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बीजेपी बाहर होती है। लेकिन होश फाख्ता हो गए रामारमण के। उन्होंने मीटिंग में मीडिया कैसे पहुंची एसएसपी से पूछा और पूछा क्या यही आपके इंतजाम है, तब कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में ऐतराज जरूर जताया, वो भी पुलिस पर। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जी संगम की मुहिम का आज बड़ा असर देखने को मिला। नोएडा के धन कुबेर इंजीनियर यादव सिंह के खिलाफ जी संगम के लगातार खुलासों के बाद आज यूपी बीजेपी ने नोएडा अथॉरिटी पर जोरदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेताओं ने नोएडा अथॉरिटी के चेयरपर्सन रामारमण को अल्टीमेटम दिया है। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि 5 जनवरी को बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधि मंडल फिर से नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर आएगा, तब सभी मामलों के दस्तावेज नोएडा अथॉरिटी को दिखाने होंगे। इस पर रामारमण ने कहा कि वो 5 जनवरी को सभी मामलों के दस्तावेज दिखा देंगे, लेकिन उसके बाद गरियाया गया है एसएसपी को कि भाई क्या यही आपके सुरक्षा इंतजाम थे, कैसे मीडिया घुस गया? शायद मीडिया ही था जिसके कारण रामारमण बीजेपी के सवालों के जवाब तक प्रॉपर नहीं दे पाए। बस इतना बोला कि इन चीजों के लिए कमेटी बन गई है। जो हमारे चलाए गए आंदोलन उसमें तुरंत यादव सिंह भ्रष्टाचारी है, सरकार धोखा है। आपके प्रश्न के चेयरमैन अथॉरिटी कोई संतोषजनक स्थिति जनप्रतिनिधियों के सामने जवाब देने की नहीं कर सके। इससे सहमत आप? बिल्कुल सहमत है। हमने जितने प्रश्न उठाए हैं एक का जवाब नहीं दिया। सुनो भाई, आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? 26। अब से 6 दिन गिनो और वर्किंग डे देखो जरा। 2 तारीख का 3 तारीख का शनिवार है। 3 का शनिवार शनिवार खुलती है? नहीं, मंडे रख लीजिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, 4 रख लो जी। 6 को होगा जो होगा, हम तय करेंगे, तुम तय करोगे। 4 को देंगे। 4 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आएगा। जितने 7 नहीं 4 को इतवार है, 5 को आएंगे, 5 को विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आएगा। जितने प्रश्न हमने उपस्थित किए उन सबकी फाइलें चाहिए हमें। हम आपके सामने बैठ के देखेंगे और देखने के बाद जितने कागज हमें जरूरत पड़ेंगे उसी वक्त आपको हम पोस्टर लगा के देंगे और हमको आरटीआई में उन कागजों की फोटो कॉपी आप देंगे। और उसके बाद एक बात हम आपके सामने बड़ा स्पष्ट करके जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, कि ये मत सोचो कि अब भ्रष्टाचार को दबा ले जाएगा कोई। वो पिछली सरकार में था, दिल्ली में बैठा नरेंद्र मोदी,
उसने कह दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आप ये मान के चलिए हम भी उसी के सिपाही हैं, न यहाँ खाने देंगे और पिछले खाए हुए मामलों को उजागर करके जेल के शिक्षे के पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है। सहमत हो? बिल्कुल। तो अब हम 5 तारीख को 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आएगा। एक एक फाइल को चेक करके जितने प्रश्न उठाए उनकी मैं सूची बना लूंगा। सारी क्या बजे? 11 बजे आना जी। सारी लिखा पड़ी का जवाब चाहिए सब नहीं वो तो उसी वक्त एक 50 पोस्टर ऑर्डर लेके आना। 50 पोस्टर ऑर्डर हाथ के हाथ लिखो, पोस्टर ऑर्डर लगाओ, इसकी कॉपी चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए। तो पहली बार आपने ऐसा देखा होगा कि चेयरमैन पूरी तरीके से म्यूट है, उससे पूरा खाका पूछा जा रहा है, जवाबदेही उसकी बनती है, लेकिन वो एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। सिर्फ उसने नोट किया, बोला हाँ बिल्कुल कमेटी बनी, ये 3 शब्दों के उत्तर दिए और बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक जो इसे राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है। नोएडा में बीजेपी नेताओं ने सेक्टर 2 से सेक्टर 5 तक भी पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया है। ये लोग यादव सिंह मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर पहुंचे। उसके बाद जो हुआ वो हमने आपको दिखाया, लेकिन पहुंचने से पहले क्या हुआ इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित चौधरी। यादव सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतरे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता आज नोएडा प्राधिकरण पहुंचे हैं। इन लोगों का सीबीआई जांच की मांग है। यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच हो और यादव सिंह की डायरी में जिन लोगों के नाम जुड़े हैं उन लोगों की सीबीआई जांच हो। इसी मांग को लेकर यहाँ कई एमपी सांसद और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है और नोएडा प्राधिकरण पर धरना देकर ये सीबीआई जांच की मांग करेंगे। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। आगरा में एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। पीड़ित युवक को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीड़ित राजेश खेरा राठौर थाना क्षेत्र के भगतनपुरा गांव का रहने वाला। उसके गांव के ठेकेदार श्री भगवान से पैसों को लेकर विवाद हो गया था। पीड़ित युवक के परिजनों के मुताबिक श्री भगवान ने युवक को शराब पिलाने के बहाने ले जाकर केरोसिन तेल डालकर उसको आग लगा दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज नहीं किया। पीड़ित युवक इंसाफ की वहीं गुहार लगा रहा है। किसने जला दिया? श्री बाबू। क्यों? पैसे इसके पास देखे तो जला दिया। यहाँ कब आए थे? यहाँ रात के 1:30 बजे आए। फिर कोई डॉक्टर ने पट्टी वट्टी की है? नहीं, पट्टी नहीं करी, 2 सुई लगा दी बस। वहीं वाराणसी में छेड़खानी का विरोध करने पर जिंदा जला दी गई लड़की की आज मौत हो गई है। इस लड़की को 18 दिसंबर को छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने जिंदा जला दिया था। इसके बाद लड़की अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है, लेकिन आज वो जिंदगी की जंग हार गई। मृतक लड़की के परिजन अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस ने वक्त रहते आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। वहीं सामाजिक संगठन पुलिस की कार्यशैली पर सवाली निशान लगा रहे हैं। ये चौकी इंचार्ज श्रीकांत राय के जरिए और 2 सिपाही हैं उनके वजह से, और इन्हीं ने सह चढ़ा के रखा है सिपाही मुखबिर को। और मुखबिर इतना आजीत कर दिया था हम लोग को भी, फर्जी केस लगा के भेजा चला गया और फंसाते चला। आज भी फंसाने की साजिश चल रही है। आज उसका डेट हो गया एक्सपायर, जो 3 अपराधी ने जलाया उसका एक्सपायर हो गया है। तो पुलिस तो कोई कार्रवाई कर रही है? पुलिस पंचनामा में कराने के चक्कर में, पोस्टमार्टम कराने के चक्कर में है। शुरू से आज तक हमको जास्ती जब भी हुआ तो चौकी से हुआ है, थाने से नहीं हुआ है, समझे। एक लड़का को गैंगस्टर बनाया, बिना केस का झूठा लगा के उसको स्टीशूटर बना दिया, और उसके बाद वो जो मुखबिर थे वहाँ चौकी के, वो हमको इतना रोज सताते रहे। उसको वहाँ जाएगा तो यहाँ एडमिट हुई तो वो 80% करीब बर्न था और यहाँ बहुत अच्छा इलाज चल रहा था, और सब कुछ अचानक आज सुबह उसकी डेथ हो गई। जलने के कारण ही डेथ हुई है उसकी। 80% बर्न होने के कारण ही उसका डेथ हुआ है। वहीं सिगरा थाने के लल्लापुरा गांव की रहने वाली लड़की से दबंग अक्सर छेड़छाड़ किया करते थे। हम बनारस की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री का कर्म क्षेत्र है। 18 दिसंबर को जब लड़की ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो दबंगों ने उसे जिंदा जला दिया। पिछले 3 साल से उसे परेशान कर रहे थे। अब परेशान होकर लड़की ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। लड़की के परिजन इसकी शिकायत थाने में करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद दबंगों की मनमानी बढ़ गई। पीड़ित लड़की के पिता भाई के साथ मारपीट हुई। इस परिवार ने जब वाराणसी के पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई तो ये बात दबंगों को नागवार गुजरी। दबंगों ने घर में घुसकर लड़की के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर इस लड़की को जिंदा जला दिया। 17वें सैफई महोत्सव का आज उद्घाटन हो गया। सांसद जया बच्चन ने दीप प्रज्वलन कर इस महोत्सव का शुरुआत की। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव, एसपी महासचिव
प्रोफेसर रामगोपाल यादव समेत करीब 1.5 दर्जन मंत्री मौजूद थे। इस मौके पर हजारों स्कूली बच्चों ने ब्रिज नृत्य, फूलों की होली, लठमार होली पर अपना शानदार प्रस्तुतिकरण दिया। साथ ही मुलायम सिंह यादव ने कहा कि महोत्सव में इस बार पहले से भी बड़े कलाकार आएंगे। कुछ लोग आलोचना करते थे कि सतही में नाच गान होता है, तो क्या नाच गान हम देखेंगे नहीं? तो कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के लिए जिम्मे है नाच गान? हमारे सबको नाच गान देखना चाहिए। एक संगीत है, ये भी एक कला है। और मनोरंजन क्या काम केवल कुछ ही लोगों को करने का है? हमारे किसान गरीब जो मौका नहीं है, ये कार्यक्रम कहाँ देख सकते हैं। और खबर अभी उन्नाव से आ रही है, जहां नव विवाहिता की पीट कर हत्या कर दी गई है। बीघापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शिवदीन खेड़ा दरअसल वो क्षेत्र है जहां का ये पूरा मामला है। नव विवाहिता की शादी हुई, अरमानों से वो घर गई, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा होगा। पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। जो पति है जिस पर आरोप है और परिजन जिस पर आरोप है, वो अभी भी फरार चल रहे हैं।